हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, मेरठ। बच्चों कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर जो है अब जब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो कुछ सिलेबस और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दीजिए। तो ये इकोनॉमिक्स के बच्चों की डिमांड थी मेरे पास कुछ। तो ये एक्चुअली सीसीएस यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उनका मैं बीए सेकेंड ईयर में 2 पेपर हैं। एक तो आपका पेपर है लोकवित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, है ना, और एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वृहद अर्थशास्त्र का। तो मैं इनके 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी आपको बता रहा हूँ और सिलेबस भी मैं आपको बता रहा हूँ। देख लीजिएगा, कोड नंबर आपका 246 का है ये सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। मैं आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के और भी जो भी कोई क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं तो वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा, सिलेबस भी डिस्कस करता रहूँगा, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड का सिलेबस है, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में है पब्लिक और प्राइवेट गुड्स, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है। उसमें गवर्नमेंट बजट है आपका, और फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर है जिसमें वैगनर लॉ और वाइसमैन पीकॉक हाइपोथेसिस की थ्योरी है आपकी। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है आपका। फिर पब्लिक डेप्ट है आपका। फिर फिस्कल पॉलिसी है। उसके बाद इंडियन पब्लिक फाइनेंस है जिसमें सोर्स ऑफ इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन टैक्स सिस्टम का दिया है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड है जिसमें थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट दे रखी है आपको। टर्म्स ऑफ ट्रेड है आपका इसमें, और फिर आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। तो ये आपकी जो है 4 यूनिट हैं आपके सिलेबस की, ठीक है। 2 साल के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो मेरे को अवेलेबल हुए हैं। एक क्वेश्चन पेपर आपका 2018 का अवेलेबल हुआ है और एक क्वेश्चन पेपर आपका 2019 का अवेलेबल हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आपको सब पता ही होंगे कि 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि 1.5 घंटे का ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो लेकिन आपको जो है बेसिकली आइडिया लेना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं वो आए थे, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे आपको, तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 2 नंबर का एक होगा। तो इसमें देखिए 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि निजी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, कर व शुल्क में क्या अंतर है, कर विवर्तन और कर विवर्चना में क्या अंतर, वचन में क्या अंतर है, राजकोषीय नीति के मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं, संघीय वित्त से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाली 4 हानियाँ लिखिए, प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के 4 कारण लिखिए, व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है, और संरक्षण नीति को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके जो हो गए शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब अगर हम दीर्घवृत्तीय प्रश्न की बात करें, आपको 7.5 नंबर का एक आता है, ठीक है। तो इसमें आपको 5 पार्ट आएंगे, तो उसमें से आपको एक एक करना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है आपका जैसे क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में क्या समानताएं और असमानताएं, पूर्ण रूप से समझाइए। या ये करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, या आपका आधुनिक सामाजिक सिद्धांत के लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका खंड 6 है कि लोक व्यय के आर्थिक प्रभावों के संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, अथवा भारत में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि करापात और कर विवर्तन के पर मांग की लोच व पूर्ति की लोच के प्रभावों की व्याख्या कीजिए, अथवा करारोपण के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से एक करना है। अब 8 और 9 में से एक करना है कि प्रशुल्क के विभिन्न प्रभावों की व्याख्या कीजिए, अथवा रिकॉर्डों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं। तो आप इन 8 क्वेश्चन को 2 से लेकर के 9 तक के ये 8 क्वेश्चन आपके बैठते हैं, बहुत अच्छे से इन्हें रेडी कर लीजिएगा ना। तो यही लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, अब जो है अगर आप जो है 2019 का क्वेश्चन पेपर देखें, ये देखिए ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है आपका, है ना। तो इसमें जो है फिर से मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अंतर,
संतुलित बजट क्या होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था के कोई दो उद्देश्य बताइए, कर विवर्तन के अर्थ की व्याख्या कीजिए, उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋणों में अंतर स्पष्ट कीजिए, कर देने की क्षमता से क्या अभिप्राय है, भारत के विदेशी व्यापार की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण से आप क्या समझते हैं, प्रतिकूल व्यापार की शर्त की धारणा की व्याख्या कीजिए, है ना, मुद्रा अवमूल्यन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब फिर से आपको आगे 4 पार्ट आ गए, तो आपका 7.5 नंबर का एक होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ये भी हर साल आते हैं, जैसे कर से क्या अभिप्राय है, और एडम स्मिथ के करों के विभिन्न सिद्धांतों की जो है वो आलोचनात्मक व्याख्या आपको करनी है, अथवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में अंतर स्पष्ट कीजिए, आर्थिक विकास को बढ़ाने में प्रत्यक्ष करों की भूमिका बताइए। ये गिने चुने ही क्वेश्चन है आपके सिलेबस के। 8 क्वेश्चन वो हैं और 8 क्वेश्चन ये है। अगर आप 16 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो उन 16 के अलावा आपको 17वां क्वेश्चन भी याद करने की जरूरत नहीं है। सीसीएस यूनिवर्सिटी में इसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं लगभग, जो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक व्यय क्या है, आधुनिक समय में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं। ठीक है, अथवा सार्वजनिक ऋण से क्या तात्पर्य है, अल्प विकसित देशों में सार्वजनिक ऋण का क्या महत्व है। नेक्स्ट आपका पार्ट है, खंड है कि भारत की वित्तीय नीति का वर्णन कीजिए और इसमें क्या दोष हैं, अथवा भारतीय कर प्रणाली की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने के फलस्वरूप मिलने वाले लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए, अथवा भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, किसी देश के भुगतान संतुलन के विभिन्न मदों की व्याख्या कीजिए, भुगतान संतुलन का क्या महत्व है। तो 8 क्वेश्चन तो बच्चों 2 से 9 तक के ये हो गए, और 8 क्वेश्चन, ये 16 ही क्वेश्चन हैं, यही हर साल घूम फिर के आते हैं। ठीक है, आप इन अगर 16 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपको और किसी भी क्वेश्चन की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल इस स्थिति में। चलिए, नेक्स्ट जो आपका है सिलेबस, नेक्स्ट पेपर है पेपर नंबर 3, तो वो है आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स 3 का पेपर। तो ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, नेशनल इनकम इन्होंने दे रखी है, और उस नेशनल इनकम में मेनली जो है नेशनल इनकम के साथ साथ मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल भी दे रखा है, उसमें वैल्यू ऑफ मनी दे रखी है जिसमें फिशर और कैम्ब्रिज एम्प्रोज दे रखी है। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी है, इन्फ्लेशन दे रखी है आपको, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है वो हर साल आता है। उसके बाद बैंकिंग दे रखी है, क्योंकि पेपर ही का जो है इसमें बैंकिंग का कुछ पोर्शन दे रखा है। ठीक, तो बैंकिंग में इसके फंक्शन दे रखे हैं आपके, कमर्शियल बैंकिंग दे रखी है, सेंट्रल बैंक दे रखा है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मॉनेटरी मार्केट आपको इसमें दे रखा है ना, रिजर्व बैंक के रेगुलेटरी और प्रमोशनल फंक्शंस दे रखे हैं इसमें आपको। एक यूनिट बच्चों इसमें रह गई है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, तो वो फॉरेन एक्सचेंज है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज में आपका इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड भी दे रखा है, और जिसमें आपके परचेजिंग पावर पार्टी थ्योरी भी दे रखी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन जैसे IMF और IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक, और एक्सचेंज कंट्रोल, यानी 3 टॉपिक है मेनली। फॉरेन एक्सचेंज का पूरा चैप्टर हो गया आपका, और आपका IMF और वर्ल्ड बैंक हो गया, और आपका एक्सचेंज कंट्रोल हो गया। ठीक है व्यूअर्स, ये यूनिट फर्स्ट की जो पेपर जो है एक्चुअली वो थोड़ा सा PDF फाइल इसमें नहीं बन पाई है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखिए 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक, चलिए, जो पार्ट ए है तो इसमें आपको आने हैं 10 क्वेश्चन कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इसका आपको सूत्र देना है, पूर्ण रोजगार क्या होता है, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से क्या अभिप्राय है। ठीक है, और लागत प्रेरित स्फीति से क्या अभिप्राय है, व्यापार चक्र क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रमुख कार्य लिखिएगा, स्थिर विनिमय दर क्या होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, IMF का पूरा नाम लिखिए ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है इसका पूरा नाम, इसके 2 मुख्य कार्य आपको बताने हैं। अब दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है तो उसमें कह रहा है
4 पार्ट आगे दिए होंगे, जैसे 2 नंबर के राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रीय मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आय एवं रोजगार के क्लासिकल या जो परंपरावादी सिद्धांत होता है उसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट पार्ट है कि व्यापार चक्र की हार्ट्रे के विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या नकद शेष या कैम्ब्रिज समीकरणों की विवेचना कीजिए तथा मुद्रा मूल्य सिद्धांत में इनका महत्व बताइए। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है कि मांग प्रेरित व लागत प्रेरित मुद्रास्फीति विचार की व्याख्या कीजिए तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण सुझाव भी दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो कमर्शियल बैंकिंग का टॉपिक है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्यों और कार्यों की रचना कीजिए। लास्ट पार्ट है कि मुद्रा बाजार क्या होता है, भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना का वर्णन कीजिए। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक है जिसमें मैंने आपको IMF बताया था और वर्ल्ड बैंक बताया था, तो उसमें यह है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से आप क्या समझते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, या यहाँ विश्व बैंक दे दे या वर्ल्ड बैंक दे दे, एक ही बात है। IBRD जो है वो वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है, तो इसके आपको प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है। एक पेपर इसका भी जो है वो 2019 का है मेरे पास में। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर है 2019 का, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें कि निवेश क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है, मुद्रा के मूल्य का क्या अर्थ है, मांग प्रेरित स्फीति से क्या आशय है, राष्ट्रीय आय लेखा से क्या तात्पर्य है, बैंकों का आर्थिक विकास में महत्व बताइए, औद्योगिक बैंक के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, IBRD का पूरा नाम लिखिए और इसके 2 मुख्य कार्य बताने हैं, साम्य विनिमय दर का क्या अर्थ है और नकद कोष अनुपात क्या है। ठीक है, ये तो हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना ही है, तो इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना और इसका महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। उसके बाद है मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए और इससे कारणों को बताना है। ठीक। नेक्स्ट पार्ट है कि व्यापार चक्र को समझाइए और इसकी विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या करनी है अथवा क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट पार्ट है मुद्रा बाजार का क्या अर्थ है, इसके प्रमुख दोषों का वर्णन करते हुए इसको दूर करने के सुझाव दीजिए, या विनिमय दर से क्या समझते हैं, इसकी विशेषता और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। और लास्ट पार्ट है कि कीन्स के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, क्या यह फिशर के सिद्धांत से, है ना, अच्छा है या किस प्रकार अच्छा है। केंद्रीय बैंक क्या है, यानी कि रिजर्व बैंक के बारे में पूछता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ही हमारा सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक के कार्यों की व्याख्या आपसे पूछ रहा है, या तो केंद्रीय बैंक के कार्यों की व्याख्या पूछ ले या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्याख्या पूछ ले, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये 16 क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा आपका, तो ये 16 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। इससे बाहर मैं नहीं समझता कि शायद आपको पूछा जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि 2020 का भी अवेलेबल हो जाए और 2017 और 16 का भी अवेलेबल है। ठीक है व्यूवर्स, तो वो मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा। तो एक इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है कि इसमें CCS यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर, तो अगर आपको मिलने में या दोबारा इसको पढ़ने में परेशानी हो या अपने फ्रेंड्स को परेशानी हो, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें कि CCS यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर UG सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे BA के आर्ट साइड के। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इन सबको बता दीजिएगा। थैंक यू।